नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सबका बहुत क्वेरी आता है सर ये ई, सी, जी और ए कैटेगरी क्या है एनपीएस में और इसमें हम सब कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ों का जवाब मैं देने वाला हूं। वीडियो पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगे कृपया लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। जब भी आप एनपीएस अकाउंट ओपन करते हो आपको जो है एक PFM चूज करने के लिए बोलता होगा, पेंशन फंड मैनेजर। जैसे आप म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर चूज करते हो, एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड चूज करते हो, वैसे ही जो है आपको एनपीएस में भी एक पर्टिकुलर जो है फंड मैनेजर चूज करना पड़ेगा जिसका नाम होता है PFM, पेंशन फंड मैनेजर। इसमें 5-6 हैं, HDFC है, ICICI है, SBI है, UTI है, कुछ भी है जो आपको सही लगे आप चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे वो तो आपने एक बार चूज कर लिया। जैसे ही आप वो चूज करते हो यहाँ पे आपको आता है E, C, G और A, 4 कैटेगरी आते हैं। आपको इन्वेस्ट करने के लिए बोला जाता है किसमें कितना इन्वेस्ट करना है, वो जो है मैं पूरा क्लैरिफाई कर देता हूं, आपको दिक्कत नहीं होगी इन फ्यूचर, आप देखते रहना। एक होता है ऑटो चॉइस, एक होता है एक्टिव चॉइस। ऑटो चॉइस में क्या होता है, ऑटोमेटिक आपका जो पोर्टफोलियो बना हुआ है आपके एज के हिसाब से ई, सी, जी और ए में ऑटोमेटिक चला जाएगा, उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो होता है एक्टिव चॉइस, एक्टिव चॉइस में क्या होता है आपको जो है खुद से पोर्टफोलियो चूज करना होता है कि आप किस एसेट क्लास में कितने % जो है पैसे डालने वाले हो। तो यहाँ पे है ई मतलब होता है इक्विटी क्लास। इक्विटी क्लास मतलब स्टॉक मार्केट, स्टॉक्स जो कंपनी है आपका डायरेक्टली आप उसमें पैसे इन्वेस्ट करोगे। अभी के अनुसार, अभी के रूल के अनुसार 75% जो है आप इक्विटी में डाल सकते हो अगर आप इंडिविजुअल एनपीएस अकाउंट ओपन करते हो। तो आपका एज कम है, अगर आप 20s में हो, 30s में हो, 40s में भी हो, तो आप जो है 75% तक इक्विटी में डाल सकते हो। कोई इसमें इशू नहीं होने वाला। जितना लॉन्ग टर्म टेन्योर रहेगा आपका इक्विटी का रिटर्न जो है उतना बूस्ट करने वाला है। तो ये आपको ज़्यादा जो है रिटर्न में बूस्ट करने का हेल्प करेगा। ये मतलब होता है इक्विटी क्लास। कोई पूछते हैं सर जी इक्विटी क्लास तो मैं समझ गया, इसमें वो इक्विटी में कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप या लार्ज कैप। तो इनका जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है जो अभी तक है उनका है F&O। जो भी कंपनी 5000 करोड़ से ऊपर की है और जो भी कंपनी F&O में लिस्टेड है, जो F&O में ट्रेड करती है, उसमें जो है आपको इन्वेस्ट करना है। तो ऑलमोस्ट जो कंपनी F&O में होती है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में होती है, वो ऑलरेडी जो है स्टेबल कंपनी होती है। तो वो जो है 200-250 कंपनी जो है, 200 कंपनी जो है इंडिया में F&O की, उनमें मेनली इन्वेस्ट करती है। तो मान लो आपका पोर्टफोलियो जो हो गया डाइवर्सिफाई हो गया 200 कंपनी में, और कितने % इन्वेस्ट करते हैं वो अभी तक जो है क्लैरिफाई नहीं हो पाया है, पूरा डाटा नहीं आ पाया है। धीरे धीरे आएगा, आपको कहाँ इन्वेस्ट करते हैं ये सब आपको डिटेल जो है मिलने लगेगा। आप बस इतना मानो, ई मतलब होता है इक्विटी क्लास, जहां आपके F&O स्टॉक्स मेनली जो F&O स्टॉक्स है उसमें आपका PFM, पेंशन फंड मैनेजर जो है इन्वेस्ट करता है। एज कम है आपका, आप जो है 75% तक इक्विटी में डाल सकते हो, तो इसमें जो है कोई कंसर्न नहीं होने वाला। सी मतलब क्या होता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। ध्यान रखना 75% से ऊपर जो है आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आप 80% डालोगे इक्विटी में नहीं लेगा, आप 70% डालोगे ले लेगा, 75% डालोगे ले लेगा। सी मतलब होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। बॉन्ड्स मतलब क्या होता है, आपने एक पैसा दिया किसी कंपनी को या गवर्नमेंट को, वो जो है आपको एक प्रॉमिस नोट देती है कि आपके इस पैसे पे मैं आपको जो है साल का 8%, 6%, 5%, 4%, 10% जो भी रिटर्न होता है, इंटरेस्ट होता है, मैं आपको देता रहूँगा। रिटर्न तो नहीं बोल सकते, इंटरेस्ट बोल सकते हो। तो मान लो आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया और उस कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में मान लो वो पेपर गया। कॉर्पोरेट मतलब जो कंपनी है, जो कंपनी बॉन्ड पेपर निकालती है उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। कंपनी कौन कौन सी हो गई, REC हो गई, PFC हो गया, ये गवर्नमेंट की कंपनी होगी, HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया। इसको भी जो है पैसे की जरूरत पड़ती है, तो ये जो है क्या करते हैं, बॉन्ड पेपर्स इशू करते हैं मार्केट में पैसा रेज करने के लिए। तो जो भी आपके मेनली कंपनीज के बॉन्ड पेपर में आप इन्वेस्ट करते हो उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। चाहे वो HDFC का बॉन्ड पेपर हो, चाहे वो आइडिया का बॉन्ड पेपर हो, चाहे वो REC का बॉन्ड पेपर हो, चाहे वो NTPC का बॉन्ड पेपर हो, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। तो ऑलमोस्ट जो एनपीएस में इन्वेस्ट होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, वो जो है बहुत ही सेफ बॉन्ड होता है। तो उसमें आपको ज़्यादा जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे आपको रिटर्न जो है गवर्नमेंट बॉन्ड से थोड़ा बूस्टअप मिलेगा। तो या तो आप, अगर आपको कहीं इन्वेस्ट नहीं करना, इक्विटी का एक्सपोजर नहीं लेना, तो आप जो है 100% कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में डाल सकते हो, ये आपकी मर्जी है। आप यहाँ पे 0 कर दो इक्विटी में, जी में आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में बताऊंगा अभी आपको, उसमें आप 0 कर दो। ये मतलब होता है REITs, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, वो भी मैं बताने वाला हूँ आपको। यहाँ भी आप 0 कर सकते हो। जो टोटल परसेंटेज है वो 100 होना चाहिए। तो आप सी में 100% रखने का मन है तो सी में 100% आप डाल दो। तो ये जो है एडवाइजेबल है, अगर आपको मन करता है रिस्क नहीं लेने का तो ये भी आप कर सकते हो। सी समझ गए।
जी मतलब होता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट जब बॉन्ड पेपर निकालती है मार्केट में पैसे रेज करने के लिए, वहां भी सेम आपको जो है एक प्रॉमिस नोट दिया जाता है कि मैं आपको इतना % जो है साल का इंटरेस्ट पे करने वाला हूं। तो गवर्नमेंट डिफॉल्ट नहीं हो सकती। तो गवर्नमेंट बॉन्ड जो है सबसे सेफेस्ट बॉन्ड माना जाता है, और यहाँ पे जो है रिटर्न आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बजाय थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि ये सेफेस्ट बॉन्ड है और सबको पता है, गवर्नमेंट को पता है मैं बॉन्ड पेपर निकालूंगा तो ये सब्सक्राइब हो जाएगा, तो उसमें ज़्यादा उनको हेडेक नहीं होता। तो यहाँ पे आपको रिटर्न जो है सी से थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन सी भी मान लो आपका ऑलमोस्ट जो है सेफ ही है। यहाँ पे आपका एक कॉर्पोरेट बॉन्ड से पैसे नहीं लगते, आपके पैसे डाइवर्सिफाई होते हैं कम से कम 15, 20 या 30 कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में। HDFC भी आई होगा, ICICI भी होगा, सब में होगा। FDs भी, आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में आप FDs भी ले सकते हो, बैंक FD जो हो गया। तो यहाँ पे आप सब कुछ आता है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में वही हो गया आपका लिक्विड फंड हो गया, G6 हो गया, गिल्ट फंड हो गया, जो लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड है वो आप डाल सकते हो। तो आप सी में या तो 100 डाल दो, या आपको जी में 100 डालने का मन है तो 100 डाल सकते हो। जो 55 से ऊपर के हैं, जो 60 से ऊपर के हैं और वो चाहते हैं मैं एनपीएस में पैसे डालूं और रिस्क नहीं लेना है आपको, या तो आप सी में डाल सकते हो या आप जी में डाल सकते हो। तो जो भी आपका मन करता है वो आप डाल सकते हो। दोनों जो है ऑलमोस्ट सेफेस्ट है आपका। यहाँ पे जो है ज़्यादा रिस्क नहीं है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में तो ज़्यादा रिस्क, बिल्कुल रिस्क नहीं है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी डाइवर्सिफाई पैसा है आपको, तो ज़्यादा इसमें रिस्क नहीं है। तो यहाँ पे आप 100% जो है जो आपका मन करता है डाल सकते हो। ए मतलब क्या होता है, REITs। सेबी ने हाल में ही अलाउ किया REITs को। REITs मतलब क्या होता है, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। मतलब क्या होगा, मान लो DLF का प्रॉपर्टी है, सुबह का प्रॉपर्टी है, मान लो आपका जो भी हो गया, तो कोई दूसरे जो बड़े बड़े मॉल्स देखते हैं उनका प्रॉपर्टी है। आपको लगता है कि काश मैं इस मॉल में जो है इन्वेस्ट किया होता, यहाँ से जो अर्निंग हो रही होती मुझे भी थोड़े बहुत उसके जो है कमीशन मिलता, थोड़ा बहुत जो है रिटर्न मुझे मिलता। तो वही जो है REITs में क्या होता है, जो भी कंपनीज हैं बड़े बड़े मॉल या फिर क्या बोलते हैं रेंटेड प्रॉपर्टीज होल्ड किए हुए हैं, वहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हो। तो वहाँ से जो भी आपका इनकम आता है प्रोपोर्शनेट में आपको जो है मिल जाता है, उसी प्रोपोर्शनेट में। तो REITs मतलब क्या हुआ, जो भी आपका रेंटेड इनकम वाली कंपनी है या फिर जो भी कंपनी बड़ी बड़ी मॉल ओपन करके बैठी हुई है जहाँ से उसको अर्निंग हो रही है, तो वो जो है वहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हो और वहाँ पे जो है आपको पैसे जो है उसी प्रोपोर्शनेट में जैसे आपने इन्वेस्ट किया उसी प्रोपोर्शनेट में जो अर्निंग हो रही है कंपनी की आपको जो है मिल जाता है। तो ए में आप मैक्सिमम 5% ही डाल सकते हो, चाहे आप कभी भी डालो, मैक्सिमम कैप 5% का है। मान लो आपने 75% इक्विटी में डाला, मैं 29 ईयर का हूँ, मैंने 75% इक्विटी में डाला, 5% मैंने ए में डाला, तो कितना होगा 80%। मुझे 20% डिवाइड करना है सी में या जी में, या तो मैं 20% सी में डाल दूँ या 20% मैं जी में डाल दूँ या 10% सी में डालूँ या 10% जी में डालूँ। मेरा जो है वो अपने ऊपर मन करता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये टोटल चारों का जो समीशन होगा वो आपका 100% होना चाहिए। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। दूसरा सवाल आता है, आपको टायर 1 टायर 2 होता है। टायर 1 मेनली जो है रिटायरमेंट के लिए, जो भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, जो भी आपको इनकम बेनिफिट मिलने वाला है, जो भी आप इंटरेस्ट अर्न करते हो या फिर एक्यूमुलेट करते हो पैसे, प्रॉफिट करते हो, वो आपका एग्जेम्प्ट है 60 ईयर्स के बाद, तो वो आपको टायर 1 में ही बेनिफिट मिलने वाला है। टायर 2 जो है एक तरह से शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड के लिए आप मान लो कि वहाँ पे पैसे डालते हो शॉर्ट टर्म के लिए गेन हो गया तो आप उसको निकाल सकते हो टायर 2 से। टायर 2 में आपको स्कीम ए नहीं मिलने वाला, REIT रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है नहीं मिलने वाला, आपको E, C और G में ही इन्वेस्ट करना होगा। उसी प्रोपोर्शनेट में जो है आप जो डाइवर्सिफाई कर लेना। टायर 2 से आप कभी पैसे डाल सकते हो, कभी पैसे निकाल सकते हो। टायर 1 में आपने एक बार पैसे डाल दिए, 60 ईयर से पहले नहीं निकाल सकते, तो ये चीज एक बार देख लेना। तो यहाँ पे सर जी ये क्या लिखा हुआ है, अप टू 50 ईयर्स 75%। होता क्या है, जैसे जैसे आपका गोल जो है रीच करने लगता है, आप जो है हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट से पैसे जो है लो रिस्क इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर करने लगते हो। तो मान लो 50 ईयर्स तक आपको 75% का आपको बेनिफिट मिला। इसके बाद क्या होता है, जैसे आप 51 ईयर्स के हो गए, यहाँ जो 75% का इक्विटी में आपका होल्डिंग है, जो भी आपका अमाउंट है, ऑटोमेटिक जो है कम हो जाएगा 72.5% पे। सर क्या इसको मैं 75% नहीं रख सकता? फिलहाल के अनुसार नहीं रख सकते, जो अभी रूल है एनपीएस का उसके अनुसार जो है आप नहीं रख सकते। तो आपका ऑटोमेटिक 2.5% जो है हर साल कम होता रहेगा, अप टू 60 ईयर्स आपका 50% आ जाएगा। बाकी जो 50% है आपका इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सी में और जी में। यहाँ पे आप स्कीम ए में जो है 5% तक रख सकते हो अप टू 60 ईयर्स, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर मुझे एक्सटेंड करना है 60 ईयर्स के बाद भी, तो अप टू 70 ईयर्स तक आप जो है एनपीएस जो है एक्सटेंड कर सकते हो, या आफ्टर 60 ईयर्स जो है पार्ट वाइज में भी अप टू 70 ईयर्स जो है पैसे निकाल सकते हो। तो उसका जो है वीडियो मैं अलग से ले आऊंगा। तो E, C, G और A का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। E मतलब इक्विटी, जैसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, वैसे ही आपका पेंशन फंड मैनेजर जो है स्टॉक में इन्वेस्ट करता है अपने अनुसार, आपके सेफ्टी के अनुसार, अपने सेफ्टी के अनुसार। C मतलब होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जो भी कंपनी बॉन्ड पेपर निकालती है उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। G मतलब होता है गवर्नमेंट बॉन्ड, जो भी गवर्नमेंट बॉन्ड पेपर निकालती है उसको बोलते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स। C और G जो है बहुत ही यहाँ पे सेफ है, दिक्कत लेने की बात नहीं। A मतलब होता है REITs, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट।
समझ गए? जहाँ पे बड़े बड़े मॉल्स में, जब बड़े बड़ी आपको रेंटल प्रॉपर्टी में वो कंपनी इन्वेस्ट करती है, वहाँ से आपको जो भी इनकम होता है डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ए भी समझ गए, सी भी समझ गए, जी भी समझ गए, सी भी समझ गए और ई भी समझ गए। यहाँ पे ये भी समझ गया 50 ईयर्स के बाद जो है हर साल जो है 2.5% जो है आपका इक्विटी से पैसा कम होता रहेगा, और वो पैसा जो है या तो सी में जाएगा या जी में जाएगा, जैसा आप चूज करोगे, तो वो जो है आपको जाता रहेगा ऑटोमेटिक, उसकी आप चिंता मत करो। तो यहाँ पे अप टू 60 ईयर्स 50% आ जाएगा। बाद में रूल चेंज होता है तो यहाँ पे आप अप टू 100% रख सकते हो, वो डिपेंड करता है आपके रिस्क पे, लेकिन फिलहाल के अनुसार जो है आपको 50% ही है, लेकिन आप अप टू 50 ईयर्स जो है 75% तक होल्ड कर सकते हो, तो इसमें कोई आपको जो है रिस्क नहीं है। तो एनपीएस जो अकाउंट है वो होना ही चाहिए आपको, रिटायरमेंट प्लानिंग करते हो तो। बहुत से लोग बोलते होंगे आप म्यूचुअल फंड में डाल दो सर, म्यूचुअल फंड में रिटर्न ज़्यादा है। मैं मानता हूँ ज़्यादा है, लेकिन आपको वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। मान लो मार्केट क्रैश हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। मेरा एनपीएस में इन्वेस्टमेंट था, मार्च में मार्केट क्रैश हुआ 2020 में, ऑलमोस्ट 40% निफ्टी जो है डाउन था, मैं निकाल ही नहीं पाया क्योंकि मेरा पैसा जो है 60 ईयर्स के लॉक इन है। अभी देख लो मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो मेरा जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। तो समझ गए बेनिफिट क्या है लॉक इन का। आपको जो है रिटायरमेंट तक जो है कोई हेडेक नहीं लेना, कोई टेंशन नहीं लेना। जितना होता है, जितना कम उम्र है, जितना कम पैसे डालोगे उतना ज़्यादा अमाउंट मिलेगा आपको रिटायरमेंट। मान लो मेरा जो है 30 ईयर्स का एज है, अगर मैं 1 लाख रुपीज़ अभी पुट करके छोड़ देता हूँ तो मुझे 60 ईयर्स के बाद जो है 60 ईयर्स में मुझे ऑलमोस्ट 30 लाख रुपीज़ मिलेगा। मैं 11% जो है इंटरेस्ट मान के चल रहा हूँ तो वो मिल ही जाएगा मुझे, क्योंकि निफ्टी का रिटर्न जो है ऑलमोस्ट 13.5% है, 75% मेरा इक्विटी में है, तो ऑलमोस्ट जो है 11% रिटर्न मैं मान के चल रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है जितना कम उम्र होगा, जितना कम अमाउंट डालोगे, उतना आपको वापस जो है रिटायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। जितना ज़्यादा उम्र होगा उतना आपका जो है टाइम फ्रेम कम होगा, रिटर्न आपको कम मिलने वाला है, और उतना आपको ज़्यादा पैसे डालने पड़ेंगे आपको कॉर्पस को पूरा करने के लिए। तो ये चीज़ देख लेना आपको कितने की रिक्वायरमेंट है रिटायरमेंट में, उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। और रिटायरमेंट के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है एनपीएस ही है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। तो ये मैंने बता दिया है ई, सी, जी और ए क्या होता है, आपको दिक्कत नहीं होगी लाइफ में कुछ भी। ऑटो और एक्टिव चॉइस भी बता दिया मैंने। ऑटो मतलब ऑटोमेटिक, और एक्टिव मतलब आप खुद से जो है चूज करते हो कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये चाहे ई में या सी में या जी में या ए में। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो कृपया लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और मैं हर नाइट 8 PM लाइव आता हूँ, वहाँ पे कुछ भी सवाल हो आके पूछ सकते हो। ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है। सारे सोशल मीडिया साइट टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ भी आपको लर्निंग वीडियो दिखे ज्वाइन कर लेना। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।